हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल में। आप लोग कैसे हैं? आशा है कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने बोर्ड परीक्षा की तैयारी ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में कक्षा 10वीं इंग्लिश के मॉडल सेट सब्जेक्टिव का कंप्लीट सॉल्यूशन बताने वाला हूं, जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सभी छात्र अंत तक बने रहें और बताए गए सभी आंसर को आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा और एग्जाम से पहले इन सभी क्वेश्चन आंसर को अच्छे से रिविजन कर लीजिएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आप लोगों का जो है फुल मार्क आप लोगों का 40 रहेगा, कुल प्रश्नों की संख्या 19 रहेगी और 3 खंडों में जो है आप लोगों का प्रश्न यहाँ पे बांटा जाएगा और समय जो आप लोगों को 1.5 घंटे का दिया जाएगा। जैसे आप सभी को पता है कि ऑब्जेक्टिव 1.5 घंटे का होगा और सब्जेक्टिव 1.5 घंटे का होगा, यानी कि कुल मिलाकर 3 घंटे का एग्जाम्स होगा और आप लोगों का जो है 80 अंक का एग्जाम्स लिया जाएगा, जिसमें कि ऑब्जेक्टिव 40 अंक का होगा और 40 अंक का सब्जेक्टिव होने वाला है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में जो है इंग्लिश के सब्जेक्टिव का जो है मॉडल पेपर का जो है कंप्लीट आंसर बताने वाला हूं। तो सभी छात्र अंत तक बने रहेंगे और मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनिएगा और इस वीडियो में बताए गए सभी आंसर को आप अपने कॉपी में नोट करते जाएंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए, सबसे पहला सवाल आप हमारे स्क्रीन पर देखें तो यहाँ पे दिया गया है कि रीड द पैसेज गिवन बिलोंग द एंड आंसर एनी 5 क्वेश्चन। यानी कि दोस्तों यह जो है पैसेज दिया गया है, इस पैसेज को पढ़ते हुए जो है इससे संबंधित जो क्वेश्चन आंसर है उसको आप लोगों को यहाँ पे देखना है। ठीक है, इसका जो प्रश्न है उसको आंसर आपको देने हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं एक लाइन पढ़ देता हूँ। यहाँ पे लिखा है द हॉर्स इज ए डोमेस्टिकेटेड वन टॉयड हुड फेड मैमल। तो इसको आप लोग जो है ना अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, चलिए मैं इसका डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे सबसे पहला इस पैसेज का आंसर क्वेश्चन दिया गया है कि व्हाट इज द लाइफ स्पैन ऑफ डोमेस्टिकेटेड हॉर्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 25 to 30 ईयर्स। क्योंकि दोस्तों यह जो है ना पहले ही पैराग्राफ में दिया गया है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए सबसे पहला ही पैराग्राफ में यहाँ पे दिया हुआ है द नेचर लाइफ स्पैन ऑफ डोमेस्टिकेटेड हॉर्स इज अबाउट 25 and 30 ईयर्स। ठीक है, तो आप जो है इसका डायरेक्ट सिर्फ लिख देंगे 25 and 30 ईयर्स। ठीक है, इसको यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़े। तो यहाँ पे दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि हाउ कैन वन काउंट ए हॉर्स एज। तो इसका आंसर आपको देने हैं कि वन कैन टेल ए हॉर्स एज फ्रॉम द नंबर ऑफ टीथ इट हैज। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है व्हाई इज इट नॉट सेफ टू स्टैंड बिहाइंड ए हॉर्स। तो इसका आंसर आपको देने हैं द ओनली प्लेस दे कैन नॉट सी इज डायरेक्टली बिहाइंड और राइट इन फ्रंट for them, therefore it is unsafe to stand behind a horse। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इन सभी क्वेश्चन को आप अपने कॉपी में नोट करते जाएंगे। ठीक है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि कॉपी में नोट कर लेना, क्योंकि एग्जाम से पहले ना आप इतना सारा जो है आप तो इधर उधर नहीं खोजोगे ना, इसलिए आप जैसे नोट करेंगे तो वहाँ पे नोट सिर्फ नोट कॉपी आप उल्टा कर देख लेंगे ना, तो आपका पूरी तरह से रिविजन अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, चौथा नंबर दिया गया है हाउ डज हॉर्सेस हेल्प ह्यूमन्स। कहता है मानव की जो है हॉर्सेस जो है किस तरह से मदद करती है। तो बहुत प्रकार से जो है मदद करती है। तो उसका आंसर इस प्रकार आपको लिख देने हैं द हॉर्सेस हेल्प ह्यूमन सच ए सर्विंग एज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सोर्स सो एंटरटेनमेंट ETC। ठीक है, मनोरंजन के लिए भी हॉर्स जो है काफ़ी मदद करता है। ठीक है, और ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी काफ़ी मदद करता है। आपने देखा होगा दोस्तों टमटम गाड़ी। ठीक है, टमटम में क्या होता है? हॉर्स रहता है, घोड़ा होता है, जो कि 2 चक्के को खींचती है, जिस पर कोई जो है कुछ सामान जो है इधर से उधर वो ले जाया जाता है टमटम के माध्यम से। ठीक है, आपने देखा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़े। देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि फाइंड आउट द एंथम्स ऑफ इनडायरेक्टली फ्रॉम द गिवन पैसेज। यानी कि इनडायरेक्टली का जो है अपोजिट वर्ड, यानी कि जो है विपरीत शब्द यहाँ पे ढूंढना है। तो इनडायरेक्टली का क्या होता है? डायरेक्टली। तो इसका डायरेक्टली आंसर लिख क्या देंगे? डायरेक्टली लिख देंगे, जो कि मैंने पैसेज में पढ़ा हुआ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा है मेक मीनिंगफुल सेंटेंस विथ द गिविंग वर्ड। यानी कि दोस्तों यहाँ पे जो है ना 2 शब्द दिए गए हैं, इसको जो है आपको वाक्य बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला दिया है इंटरटेनमेंट। तो इंटरटेनमेंट का वाक्य बनाएंगे ए सिनेमा इज ए प्लेस ऑफ इंटरटेनमेंट। ये हो गया। और दूसरा दिया है प्रिवेंट्स। तो प्रिवेंट का लिखेंगे गुड वॉच प्रिवेंट्स मिस
मिसफॉर्ट्यून, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, इसी को जो है आप लोग अच्छे से रट लेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे दिया है कंप्लीट द सेंटेंस, यानी कि दोस्तों यहाँ पे ना ये सेंटेंस दिया गया है द हॉर्स इज द डेमोस्टिकेटेड, तो इसको ना आप लोग ढूंढ कर जो है यहाँ पे फिल करना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे पूरी तरह से ढूंढ कर जो है आपका आंसर यहाँ पे निकाल दिया हूँ। तो इसका देखिए क्या लिखेंगे, द हॉर्स इज ए डोमेस्टिकेटेड वन टोल्ड हुफ मैमल, ठीक है। तो यहाँ तक आप लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरा यहाँ पे दिया है वन कैन टेल हॉर्सेस एज, तो इसका आगे लिखेंगे फ्रॉम द नंबर ऑफ टीथ इट हैज। तो इस तरह से आपको यहाँ तक पूरी तरह से कंप्लीट कर देनी है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है आपका राइटिंग से यहाँ पे दिया गया है, जिसमें कि यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है स्टैम्प्ड एनी टू अटेम्प्ट एनी टू इन अबाउट 80 and 100 क्वेश्चन 10 इज कंपल्सरी, यानी कि यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे कह रहा है कि इसमें जो है ना 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, तीनों में से मात्र 2 ही सवाल का आप जवाब देना है, जिसमें कि आपका जो है 2 अनिवार्य है, ठीक है। तो देखिए 10वां नंबर जो है वो पूरी तरह से अनिवार्य है, 8 और 9 जो है इनमें से जो है कोई एक आपको लिखना है। मैं जो है पूरी सभी का मैंने आंसर आप लोगों को बताया हूँ, इन सभी को आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, क्यों अथवा में आप पड़े रहेंगे, आपको सारी तैयारी करनी है, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे 8वां नंबर क्वेश्चन दिया गया है, राइट ए लेटर टू यंगर ब्रदर डिस्क्राइबिंग हिम ए इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम, यानी कहता है अपने यंगर ब्रदर को एक लेटर लिखो जिसमें कि टाइम का महत्व यानी कि समय के महत्व के बारे में उसे बताओ, ठीक है। तो चलिए लेटर किस तरह से लिखेंगे, यहाँ पे ध्यानपूर्वक मेरी बातों को सुनिएगा और इसको अच्छे से देखते जाएंगे, ठीक है। इसको कॉपी में नोट करते जाएं। देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, जहां से आप लेटर लिख रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने यहाँ पे एड्रेस लिखा है रांची, ठीक है, रांची जगह पे मैंने लिखा है। अगर आप एग्जाम हॉल से लिख रहे हैं तो यहाँ पे इस जगह पे आपको एग्जाम हॉल लिख देना है, और कौन सा डेट पे लिख रहे हैं वो आपको यहाँ पे डेट बता देना है, या कि आज का डेट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो उसके बाद लिखेंगे डियर जावेद, तो आपको यहाँ पे जो है अपना फ्रेंड यंगर ब्रदर का नाम लिख देना है। उसके बाद आगे लिख देना है आई गॉट योर लेटर, आई कम टू नो दैट यू वेयर अमॉन्ग द टॉप 10, गॉड विल ग्रांट you write greater success in the future, perhaps you still do not use much of the time in studies, I am telling this because I know your capability, you can be first in your class and will always be at the top level of anything concerned, but for this you have to labor hard, as we saw so we reap. This is the time in which you have to know as much as you can, so that when you reap you will have the described result. Time and tells wait for no one, so do not waste your time in anything impropriety. It is time which turned metal into gold and or iron. Please tell me now how you are using the best of your time. इस तरह से जो है आपको यहाँ पे बीच में परिभाषा लिख देने हैं। उसके बाद दोस्तों आपको कोने में जो है यहाँ पे लिखना है योर एल्डर ब्रदर, जैसे कि मैंने आपका यहाँ पे जो है मैंने अपना नाम यहाँ पे लिखा हुआ है कविराज, इसी तरह से आपको अपना नाम लिख देना है। उसके बाद इस जगह जो है आपको यहाँ पे अपना एड्रेस भर देने हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको अपना एड्रेस लिख देंगे, ठीक है। आप यहाँ तक समझ गए किस तरह से आपको जो है लेटर लिखने हैं। आगे देखिए यहाँ पे जो एक सवाल आपका 9 नंबर दिया गया है, राइट एन एप्लीकेशन टू the headmaster of your school asking him to make a book available इन द स्कूल लाइब्रेरी, यानी दोस्तों यहाँ पे ये कह रहा है कि आप अपने प्रधानाध्यापक को जो है यानी कि हेडमास्टर को जो है एक आवेदन पत्र लिखे, जिसमें कि आपके स्कूल की जो लाइब्रेरी है उसमें और सारे जो है बुक व्यवस्था करने की यहाँ पे मांग संबंध के बारे में लिखना है, ठीक है। चलिए इसको हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिए, ढांचा आपको यहाँ पे समझना है। सबसे पहले आप यहाँ देखिए, सबसे पहले आपको लिखना है टू द हेडमास्टर, उसके बाद अपना योर स्कूल नाम। यहाँ पे देखिए मैंने जो है यहाँ पे सिर्फ योर स्कूल नाम दिया है, तो यहाँ पे अपना स्कूल का नाम लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट रिक्वेस्ट फॉर अवेलेबिलिटी ऑफ बुक्स इन द लाइब्रेरी, ठीक है। उसके बाद आगे लिखेंगे सर, with due respect and humble submission, I beg to state that I am studying in class 10 at your school. I want to get a book of English grammar from the school library. I have no get it as yet. I am feeling that the school library does not have such a number of this book.
I therefore respect you get more copies of such books in the school library. थैंक यू। उसके बाद आपको यहाँ पे कोने में लिख देने हैं योर फेथफुल, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या लिखने हैं, योर फेथफुल लिख देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो है ना आपका जो है क्लास कौन सा है, आपको यहाँ पे क्लास भर देने हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे रोल नंबर लिख देने हैं, ठीक है। यहाँ तक जो आपको फिल करना है, जो कि यहाँ पे देख सकते हो दूसरे पेज में यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। इसको यहाँ पे आपको लिख देना है, ठीक है। चलिए इसको अच्छे से समझ गए, इसको आप लोग कॉपी में नोट करते जाइएगा, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 10वां नंबर जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये जो है अनिवार्य है, आपको अच्छे से इसको जो है तैयार करनी है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ये दिया गया है, राइट ए पैराग्राफ ऑन द हैप्पीस्ट डे इन योर लाइफ, यानी कि आपके जो है लाइफ में हैप्पीस्ट डे के बारे में आपको पैराग्राफ लिखना है, निबंध लिखना है, संबंध बताना है, ठीक है। चलिए इसको हम कैसे यहाँ पे लिखेंगे ध्यान दीजिएगा और इसको अच्छे से आप लोग कॉपी में नोट करते जाएं, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले लिखेंगे शैल आई एवर फॉरगेट द डे विच ब्रॉट माई फॉर्च्यून, ठीक है। यहाँ पे फॉर्च्यून है। उसके बाद यहाँ आगे लिखना है द मेमोरी ऑफ द हैप्पीस्ट डे इन माई लाइफ इज स्टिल प्रेस इन माई माइंड व्हेन आई woke up in the morning I could not accept that it would be a lucky day as I look a glance at the newspaper laying on the table. I found to my surprise that I had won the first prize in the lottery. My mother embraced longingly as announced the news. I was seventh heaven with excitement. It was a stroke of luck and I had become rich in a moment. I would not read have I would spend that hug amount of money. I was lost in a world of dream। इस तरीके से जो है आपको द हैप्पीस्ट डे ऑफ लाइफ के बारे में लिख देने हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ गए, इसको आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका देखिए यहाँ ग्रामर से लिया गया है, जिसमें कि यहाँ पे दिया गया है फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल मॉडल्स गिवन बिलो, यानी कि यहाँ पे जो है 3 जो सवाल दिए गए ना, इसमें आपको मॉडल भरना है माइट, कुल और मे। मैंने यहाँ पे पहले ही भर चुका है। माई सिस्टर कुल डांस व्हेन शी वाज 5। दूसरा में देना है मे गॉड ब्लेस यू। तीसरा में देना है अमर वर्कड हार्ड सो दैट ही माइट पास, ठीक है। इसको अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। इसको अच्छे से आप लोग जो है कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दिया गया है 12वां नंबर दिया गया है कि ट्रांसफॉर्म द फ्लोइंग सेंटेंस एज डायरेक्टेड। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो डायरेक्शन दिया जा रहा है ना, जो निर्देश दिया जा रहा है उसके अनुरूप जो है ये वाक्य को जो है बदलना है। तो सबसे पहला देखिए 12 का ए नंबर दिया है कि अनीता इज टू लेजी टू राइट, यानी कि इसको जो है रिमूव टू में बदलना है। तो रिमूव टू में कैसे लिखेंगे, अनीता इज सो लेजी दैट शी कैन नॉट राइट, यानी कहता है अनीता जो है बहुत दम लेजी है, वह जो है नहीं लिख सकता है, ठीक है। तो इसको यहाँ पे नहीं लिख सकती है, इस प्रकार से आपको रिमूव टू में बदल देना है। दूसरा जो है बी नंबर दिया है कि हु इज नॉट एफर्ड ऑफ डेथ, तो इसको जो है इनटू एसरेटिव में लिख देना है, यानी सकारात्मक में लिखना है। तो आपको किस तरह लिखेंगे, हु इज नॉट का क्या होता है, एवरीवन होता है, तो एवरीवन लिखेंगे। उसके बाद वर्ब का पहला रूप में एमिजार का लिखेंगे, यहाँ के क्या था सहायक क्रिया में एमिजार था ना, लिखेंगे एवरीवन इज एफर्ड ऑफ डेथ, इस तरह से हो गया, ठीक है। उसके बाद दोस्तों सी नंबर दिया है कि राधा सेड टू मी प्लीज हेल्प मी टू लिफ्ट द बॉक्स, तो इसको जो है इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। तो इनडायरेक्ट स्पीच में किस तरह से बदलेंगे, राधा रिक्वेस्ट मी यू हेल्प मी लिफ्ट द बॉक्स, तो ये हो गया, ठीक है। इस प्रकार से जो है ये 12 का भी आंसर हमने आप लोगों को बता दिया है, इसको अच्छे से आप लोग कर लीजिएगा। और साथ ही दोस्तों रिमूव टू, पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस और डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, इस सभी ग्रामर को आप लोग अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि इस बार बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाएंगे और बार बार पूछे जाते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि ग्रामर वाला जितना भी है ना, रिमूव टू हो गया, वॉइस हो गया और स्पीच हो गया, इनडायरेक्ट स्पीच, नरेशन, ये सभी को आप लोगों को अच्छे से तैयार कर लेने हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल जो है लिटरेचर से है, यानी कि छोटा जो पतला वाला किताब है ना, उससे यहाँ पे दिया गया है, जो कि पोएम है।
देखिए यहाँ पे पहला 13 नंबर दिया है, रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो यहाँ पे देखिए दिया गया है, आई एम इन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट आई पेटर सॉफ्ट डस्ट विथ माई हस्बैंड बार फीट द साइलेंस इज गोल्डन द फ्रीडम इज स्वीट। तो ये जो है पोएम जो दिया गया है इसको आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे। यह जो पोएम है ना, यह किसका है? यह पोएम अमांडा का यहाँ पे दिया गया है, अमांडा से ये लिया गया है, ठीक है। तो देखिए आगे यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है कि नेम द पोएम फ्रॉम वेयर दिस एक्सट्रैक्ट हैज़ बीन टेकन। कहता है यह जो पोएम है किस शीर्षक से ली गई है? तो दोस्तों इसका शीर्षक क्या है? तो इसका पोएम का कविता का नाम है अमांडा। तो यहाँ पे अमांडा लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है कि हु हैज़ रिटन दिस लाइन। कहता है कि यह जो पंक्ति है ना, ये किसने लिखा है? तो इसका राइटर का नाम क्या है? रॉबिन क्लेन। तो यहाँ पे लिख देंगे रॉबिन क्लेन राइटर, ठीक है, इसी तरह से लिखेंगे। उसके बाद तीसरा सवाल है व्हाट इज सी डूइंग। कहता है वह क्या कर रही है? तो वह क्या कर रही है? वह डिजाइन बना रही है, किसके साथ में? तो यहाँ पे आपको लिख देना है सी मेक्स डिजाइन विथ हिज ब्रेव फीट ऑन द सॉफ्ट डस्ट, ठीक है। यहाँ तक आपको आंसर लिख देने हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे दिया है अटेम्प्ट एनी टू विथ लिमिट 40 to 50 वर्ड, यानी कहता है यहाँ पे 40 से 50 शब्दों में आपको जो है यहाँ पे बनाने हैं, आंसर देने हैं, जिसमें कि प्रत्येक सवाल जो है ना आपको 3 अंक का दिया जाएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि 14 नंबर जो सवाल है इसमें ये पूछा जा रहा है कि वाई वाज लेंचो एंग्री। कहता है लेंचो जो है क्यों गुस्साया हुआ है? तो लेंचो क्यों गुस्साया है? तो आपको आंसर यहाँ पे देने हैं। आपने पढ़ा होगा लेंचो के बारे में, ए लेटर टू गॉड वाला चैप्टर्स का, ठीक है। तो वहाँ पे ये क्वेश्चन है ना, ये तो चैप्टर जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है और मैंने आपको पहले पढ़ाया हुआ था। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन जो दिया गया था कि वाई वाज लेंचो एंग्री, तो यहाँ पे आपको आंसर देने हैं लेंचो वाज एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, यानी कि जब वो पैसा गिन रहा था ना तभी उसको वो जो है काफ़ी गुस्सा आ गया था, ठीक है। तो ये आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे दिया गया है हु इज़ वांडा सीन ए डिफरेंट बाय द अदर गर्ल। कहता है वांडा जो है अन्य लड़की के तुलना में वो क्यों अलग है? तो इसको कैसे अलग है ये आपको यहाँ पे पूछा गया है। तो आंसर इस प्रकार देना है कि वांडा इज ए पुअर एंड शाय गर्ल। कहता है वांडा जो है एक गरीब लड़की और एक शर्मीली लड़की है। हर नेम पेट्रोन्स्की साउंड फनी टू अदर गर्ल। कहता है कि उसका नाम जो है पेट्रोन्स्की है, जो कि सुनने में, जो कि ध्वनि में जो है अदर लड़की से जो है काफ़ी मजाकिया है, फनी है। वांडा इज ऑलवेज सेंस टू हर फेट ब्लू savvy dress but she say he has 100 dresses ब्यूटीफुल ड्रेसेस एट होम। यानी कि वो हमेशा कहती रहती है, वो जो है ना अलग अलग डिजाइन का जो है ना कपड़ा पहनती है, ड्रेस पहनती है, और वो सबसे कहती है कि मेरे पास जो है ना 100 जोड़ी जो है एकदम सुंदर सुंदर जो है ड्रेस घर में है, पड़ा हुआ है। उसके बाद आगे लिखना है अदर गर्ल्स स्पेशली पैगी मेक फन ऑफ हर, दे टेस्ट हर, दे आस्क हर अबाउट हर ड्रेसेस सॉफ्ट शूज etc। तो इस तरीके से जो है आपको बताने हैं कि अमांडा जो है अदर गर्ल से काफ़ी भिन्न है, अलग है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 16 नंबर दिया है व्हाट वाज वैली फेवरेट पास टाइम। कहता है वैलीज का जो है फेवरेट जो है पास टाइम क्या है? तो यहाँ पे आपको आंसर देना है कि वैलीज फेवरेट पास टाइम, ठीक है। यहाँ पे फास्ट टाइम हो गया, यहाँ पे पी होगा। तो पास टाइम वाज स्टैंडिंग इन द फ्रंट डोरवे of her house and watching what was happening in the street outside। यानी दोस्तों यहाँ पे ये कह रहा है ना कि वैली जो है अपने घर के दरवाजे के पास हमेशा झांकते रहता है और आते जाते हुए बस को जो है देखते रहता है और उसमें सवारी को देखता है। तो यही उसका जो है फेवरेट पास टाइम है, ठीक है। इसको इस तरह से जो है आपको आंसर लिख देने हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल यहाँ पे 17 नंबर दिया गया है वाई डज द पोएट वांट टू टर्न एंड लिव विथ एनिमल। कहता है क्या कवि जो है वो जो है एनिमल के साथ क्यों रहना चाहता है, ठीक है। मानव को छोड़कर एनिमल के साथ क्यों रहना चाहता है? तो अब यहाँ पे आपको लिखने हैं कि द पोएट टैक अबाउट एनिमल विथ लव एंड अफेक्शन। ही से दैट ही हैज़ फाउंड द एनिमल वेरी फेसफुल एंड सेफ कंटेंट। They do not complain of their condition. They do not weep for their sins. In short, they are not like the human being। कहता है कि वह जो कवि जो है
ह्यूमन बींग को पसंद नहीं कर रहा है, वो जो है जानवरों के साथ में रहना पसंद करता है। ठीक है, चलिए आगे इस प्रकार ये आंसर हो गया। चलिए आगे देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन जो है यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया गया है एटम एनी वन, कहता है कि यहाँ पे दो जो क्वेश्चन दिया है ना 18 19, इनमें से एगो आपको सिर्फ बनाना है जिसमें कि आपका जो है मार्क्स जो है 5 अंक दिया गया है, जो कि आपको 80 से 100 शब्दों में आप लोगों को जो है आंसर लिखने हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे देखिए 18 नंबर क्वेश्चन दिया गया है Who was Horace Denby and what kind of person was he? तो इसका आंसर देना है Horace Denby was about 15 years old and unmarried man. He was known as a good and honest citizen. He was a successful lockmaker. He suffered from attack of hay fever in summer. He was a book lover. To get rare and expensive book ही यूज टू रॉब ए सेफ एवरी ईयर। तो इस तरीके से 18 नंबर का आंसर हो चुका है। चलिए अगला सवाल जो है 19 नंबर है, जो कि इस मॉडल सेट का लास्ट क्वेश्चन है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सवाल दिया गया है हु इज मिस्टर पंपेरी रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रिकी एलिमेंट्स। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो है जब ट्रिकी जो है बीमार हो जाता है उसके देख रेख में जो है ये कैसे जो है इसका रिस्पॉन्सिबल यानी कि जो है उसका रिस्पॉन्सिबल लेता है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर इस प्रकार लेना है इन फैक्ट मिस्टर पंपेरी हैज़ ए ग्रेट लव फॉर ट्रिकी, यानी कि जो है बहुत महानतापूर्वक जो है मिस्टर पंपेरी जो है ट्रिकी से प्रेम करता है। हर डॉग प्रेम मिस्टर ट्रिकी क्या है, ट्रिकी कौन है, उसकी डॉग है, कुत्ता है। ठीक है, चलिए उसका पेट है। आगे यहाँ पे आगे लिखना है कि सी डज नॉट ट्रेड इट एज एन एनिमल, सी ट्रेड इट as a human being like her own child. This fact is seen in Tricky's belongings, food, and Mr. Pamperi's worry for its illness. Tricky has been given every sort of luxury, but no work. It has separate bed, separate balls. It has become very fat, यानी कि वह जो है बहुत ज़्यादा मोटा हो रहा था। It is all due to Mrs. Pamperi's given its extra food like malt, chocolate, Horlicks, etc. The result is that Tricky fell ill because it has no exercise. Mr. Pamperi's worried are great. She called Mr. Harriet, a veterinary surgeon. He take Tricky to his surgery. He does not give any medicinal treatment to Tricky, but he regulated its diet and give it physical exercise. Tricky is ऑल राइट अगैन, यानी कि डॉक्टर ये कह रहा है कि खाना वाना छोड़कर अगर उसे एक्सरसाइज कराया जाए तो वो फिर से जो है यानी कि जो है दैनिक एक्सरसाइज कराया जाए तो वो जो है फिर से ठीक हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे वो डॉक्टर कह रहा है मिस्टर पंपेरी को ट्रिकी के बारे में। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में जो है मैंने आप लोगों को जो है 19 के 19 क्वेश्चन का जो है टोटल जो है कंप्लीट सोल्यूशन आप लोगों को बताया है। इन सभी आंसर को जो है आप अपने कॉपी में नोट करते जाइए, और साथ ही दोस्तों अगर आप वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करते जाइएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी जो वीडियो की सोल्यूशन आने वाली है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सोल्यूशन आएगा, मॉडल पेपर का सोल्यूशन आएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आने वाले चांसेस जो एग्जाम में पूछे जाते सवाल उनका भी वीडियो आने वाला है, तो वे सभी वीडियो आप लोग को मिल सके। ठीक है, चलिए दोस्तों इस वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।